एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लीगल बाबा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एडवोकेट नितेश सुना। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट चैप्टर 4 सेक्शन बी, इंसिडेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट। So, section 121 says that right of occupancy रैयत in respect of use of land। तो what is the right of occupancy रैयत in respect of the use of land? यानी कि वो जो लैंड का यूज कर रहा है occupancy रैयत, उसका क्या क्या अधिकार है। So when a रैयत has a right of occupancy in respect of any land, he may be use the land as। तो अगर कोई रैयत है, उसका राइट है ऑक्यूपेंसी रैयत का, ठीक है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी यानी कि उसका अधिकार है ऑक्यूपाई करने को उस लैंड को। तो क्या क्या अधिकार है? सो कहता है इन एनी मैनर विच इज़ ऑथराइज बाय लोकल कस्टम और यूजेस। जो भी अधिकार उसको दिया हुआ लोकल कस्टम और यूजेस के द्वारा, यानी कि अपने गांव क्षेत्र में जो भी लोकल कस्टम के द्वारा उसको अधिकार प्राप्त है, उस तरह से उस जमीन को अधिग्रहित करके वो अपना उपयोग में ला सकता है। दूसरा कहता है irrespective of any local custom or uses in any manner which does not materially impair the value of land or render it unfit for the purpose of tenancy। ठीक है, तो अगर कोई लोकल कस्टमर यूजेस है भी और उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जो मेटेरियली इम्पेयर करे, मतलब कोई भी चीज़ प्रभावित करे उसके वैल्यू ऑफ द लैंड को। किसको प्रभावित करेगा? वैल्यू ऑफ द लैंड को, रेंडर इट अनफिट फॉर द पर्पस ऑफ हिज टेनेंसी। और अगर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे वो क्या हो जाएगा, उसके टेनेंसी का राइट को छीन लिया जाएगा, वो अनफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करता है, सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, तो क्या क्या चीज़ है ऐसा अनफिट करने के लिए, क्या क्या चीज़ है। सो हम लोग देखेंगे नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन इंट्रीज इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें, किस में, इंट्रीज में, किसमें, रिकॉर्ड ऑफ राइट में, और एनी लोकल कस्टमर यूजेस में। इन द कॉन्ट्रेरी द फॉलोइंग शैल बी डीम्ड टू इम्पेयर द वैल्यू ऑफ द लैंड। तो क्या क्या कारण होगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा, यानी कि उसका अधिकार मतलब कुछ भी नहीं रह जाएगा, वैल्यू ऑफ द लैंड मिटरली, और टू रेंडर इट अनफिट फॉर द पर्पस ऑफ टेनेंसी। तो वो अनफिट हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ टेनेंसी, तो उसका टेनेंसी अनफिट हो जाएगा। तो क्या क्या ऐसे बातें हैं जिसको हम लोग देखेंगे कि किसके किसके कारण अनफिट फॉर द टेनेंसी होता है। पहला कहता है द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स एंड टाइल्स फॉर द डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर पर्पस और द रैयत एंड हिज फैमिली। तो यहाँ पे कहता है कि अगर क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा किसका, ब्रिक्स का, टाइल्स का, और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करेगा, और द रैयत एंड हिज फैमिली के लिए, अपने रैयत के लिए, अपने फैमिली के लिए अगर यूज़ करता है तो ठीक है। नो, द एक्सकवेशन ऑफ टैंक्स एंड डिगिंग ऑफ वेल्स और द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंद और अहर्स इंटेंडेड टू प्रोवाइड सप्लाई ऑफ वाटर। तो वो टैंक्स को खुदाई कर सकता है, डिगिंग ऑफ वेल्स, कुआं कोर सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बांध्स बना सकता है, अहर्स बना सकता है, इंटेंडेड फॉर प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ वाटर और फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और पिसिकल्चर पर्पस। तो वो पानी पीने के लिए हो सकता है, खेती के लिए हो सकता है, मछली पालन के लिए हो सकता है, अपने रैयत और अपने परिवार के लिए ऐसा कर सकता है। नाउ the erection of building for the domestic or agriculture purpose or for the purpose of trade or cottage industry of the रैयत and his family। तो इरेक्शन क्या कर सकता है, बना सकता है एक बिल्डिंग फॉर द डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, अपने लिए या फिर खेती करने के लिए वो बिल्डिंग को इरेक्ट कर सकता है, और फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड और कॉटेज इंडस्ट्री, वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री बना सकता है ट्रेड करने के लिए, ऑफ द रैयत एंड हिज फैमिली। तो ये सब चीज़ अगर करेगा तो उसको अधिकार है, एक जो राइट होता है ऑक्यूपेंसी रैयत का, वो उसका अधिकार है। तो ये सब चीज़ ए बी सी में जो बताया गया, अगर ये सब चीज़ कर रहा है तो ठीक है, अगर ये सब चीज़ अगर नहीं कर रहा है तो फिर क्या है, वहाँ पे उसका मेटेरियली रेंडर करता है अनफिट फॉर द पर्पस ऑफ टेनेंसी। यानी कि अगर ये सब काम नहीं कर रहा है, इसके अलावा कोई काम कर रहा है, तो देर इज़ अनफिट फॉर द पर्पस ऑफ टेनेंसी। नाउ सेक्शन 21 का सब सेक्शन 3 कहता है कि if an occupancy रैयत who pays for the holding rent in any of the ways specified in subsection 1 of section 61 excavates tank of such holding for any purpose mentioned in clause B of subsection 2, the landlord's share shall be 9/20th of the रैयत share shall be 11/20th in the produce of such tank। तो अब समझिए इसको क्या कहता है कि अगर कोई ऑक्यूपेंसी रैयत है, अगर वो पे कर रहा है, किसका, होल्डिंग पे कर रहा है, उसका रेंट पे कर रहा है कोई भी तरीके से, जो सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है सेक्शन 61 का, या फिर कोई टैंक को कोड़ता है और होल्डिंग फॉर द पर्पस मेंशन इन क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 2 का, तो लैंडलॉर्ड शेयर विल बी 9/20th। तो कितना हो जाएगा लैंडलॉर्ड शेयर, 9/20th इंटू 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 45% किसका शेयर हो जाएगा, लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड का शेयर कितना हो जाएगा, 45%। एंड रैयत शेयर विल बी 11/20th। तो 11/20th यानी कि 11/20 इंटू 100,
तो ये कट गया 5 बार में, यानी कि 55% जो है शेयर किसका हो जाएगा, रैयत का हो जाएगा, अगर ऐसे कोई भी टैंक प्रोड्यूस करते बनाते हैं तो ये क्वेश्चन भी रहता है बार बार कि लैंडलॉर्ड का कितना प्रतिशत हो सकता है, रैयत का कितना प्रतिशत हो सकता है। तो रैयत का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो रैयत का प्रतिशत हो जाएगा 55%। नाउ सेक्शन 21 है राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत इन ट्रीज। तो क्या कहता है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत इन ट्रीज, ट्रीज में ऑक्यूपेंसी रैयत का क्या क्या राइट होता है। सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेन इन सेक्शन 24 व्हेन अ रैयत हैज द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड। तो क्या कहता है कि रैयत हैज कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए सेक्शन 24 में, तो क्या क्या राइट मिलेगा रैयत को। सो पहला कहता है इफ़ द रेंट ऑफ सच लैंड इज पेड इन कैश, अगर वैसा कोई रेंट अगर कैश में पे करता है, और इफ सच लैंड इज अ रेंट फ्री होल्डिंग और अ पार्ट ऑफ सच होल्डिंग द रैयत में, और कोई कहता है कि सच लैंड इज रेंट फ्री होल्डिंग भी हो सकता है, रेंट पे कर सकता है उस लैंड का, कैश में पे करता हो तो क्या क्या उसको अधिकार है। सो प्लांट ट्रीज एंड बैम्बूज ऑन सच लैंड एंड कट डाउन एंड अप्रोप्रिएट द सेम। तो वहाँ पे बैम्बू को प्लांट कर सकता है, उसको कट कर सकता है, फिर अप्रोप्रिएट द सेम, यानी कि वैसा लगातार कर सकता है। फिर कहता है कट डाउन एंड अप्रोप्रिएट एनी ट्रीज और बैम्बूज स्टैंडिंग ऑन सच लैंड। तो फिर जितने भी बैम्बूज वहाँ पे खड़ा है या तो क्या करेगा, प्लांट करेगा, और अगर प्लांट किया हुआ तो उसको काट सकता है स्टैंडिंग ऑन सच लैंड। अप्रोप्रिएट द फ्लावर्स फ्रूट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ एनी ट्रीज और बैम्बूज स्टैंडिंग ऑन सच लैंड। तो वहाँ का फ्लावर फ्रूट और अदर प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकता है। रेयर लैक एंड कुकून्स ऑन ट्रीज स्टैंडिंग ऑन सच लैंड एंड अप्रोप्रिएट द सेम। तो वहाँ पे लैक कल्चर कर सकता है, कुकून्स का उत्पादन कर सकता है जो स्टैंडिंग ट्री होते हैं उसमें, और ये लगातार किया जा सकता है। So provided that if there is an specific entry in the latest record of rights regarding any tree or bamboo which was standing on any such land before the date of final publication of such record of rights to the effect that any right in such tree or bamboo belongs to any person other than the proprietor of the estate comprising such land of the tenure holder of such land, the right of rayat in such trees and bamboo specified in subclause 2, 3 and 4 shall be exercised in accordance with the subject of any entry। तो यहाँ पे कहता है कि कोई भी स्पेसिफिक एंट्री अगर वहाँ पे होगा और लेटेस्ट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होगा, यानी कि स्पेसिफिक एंट्री होगा और लेटेस्ट रिकॉर्ड ऑफ राइट होगा रिगार्डिंग एनी ट्रीज और बैम्बूज, वहाँ पे पहले से कोई होगा विच वॉज स्टैंडिंग इन एनी सच लैंड बिफोर द डेट ऑफ फाइनल पब्लिकेशन। तो जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ था उससे पहले होगा, ऑफ सच रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ द इफेक्ट दैट द राइट इन सच ट्री और बैम्बू बिलोंग टू एनी पर्सन, कोई पर्सन को बिलोंग करता वो बैम्बू का ट्री अदर देन द प्रोप्रिएटर, जो उसका मालिक है उसके अलावे, ऑफ द स्टेट कंप्राइजिंग सच land or the tenure holder in such land, the right of rayat in such tree and bamboo specified in clause 2, 3 and 4 shall be exercised in according with the subject of any entry। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे सेक्शन सब क्लॉज 2, 3 और 4 अगर होगा, और अगर कोई पर्सन पब्लिकेशन से पहले ही वहाँ पे क्या होगा, डेट ऑफ एंट्री से पहले ही वहाँ पे बैम्बू का ट्री प्लांट होगा, तो अकॉर्डिंग टू सब क्लॉज 2, 3 एंड 4 वो अकॉर्डिंगली काम वहाँ पे करेंगे और वहाँ पे निर्णय देंगे कि इसका बैम्बू का होल्डिंग उसका है, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत का है कि नहीं है। ठीक है। नाउ 21A Part B says that if the rent of such land is paid in any of the ways specified in subsection 1 of section 61 that we shall see later, the landlord and rayat shall have equal shares of the timber, and the landlord's share shall be 9/20 of the rayat share and shall be 11/20 of the flower, fruits and other products of all trees, bamboos growing on such land, whether planted before or after the commencement of Chota Nagpur Tenancy Act of 1947। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने का है कि अगर वो क्या है, कोई भी लैंड है वहाँ पेड इन एनी ऑफ द वेज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 61, द लैंडलॉर्ड रैयत शैल हैव इक्वल शेयर्स। वहाँ पे क्या बोलता है, लैंडलॉर्ड का रैयत का क्या होगा, इक्वल शेयर्स किस में होगा, टिम्बर में होगा। किस में होगा, टिम्बर में होगा। एंड द लैंडलॉर्ड शेयर शैल बी 9/28, 9/28 यानी कि 45%। कितना होगा, 45% होगा। एंड द रैयत शेयर विल बी 11/20 यानी कि कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 55%। Now, in the flower, fruit and other product, all trees and bamboos growing on such land, whether planted before or after the commencement of the Chota Nagpur Tenancy Amendment Act of 1947, Bihar Act 25 of 1947, and the Rayat shall entitled to plant any tree bamboo on such land, but neither Rayat nor the landlord shall, without the consent of other, entitled to cut down appropriate in such tree and bamboo। तो शेयर हो जाएगा किसका,
लैंडलॉर्ड का 45%, रैयत का शेयर हो जाएगा 55% कोई भी चीज़ में, और इक्वल शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने का है कि अगर पेड़ को काटना है तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द रैयत, दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो ये पेड़ काट नहीं सकते हैं। सो प्रोवाइडेड that if neither the landlord nor the Rayyat agrees to cutting down of the trees or the bamboo, and either of them consider such cutting necessary, one or other may apply for the permission of the deputy commissioner। अब एक चीज़ यहाँ कहता है कि दोनों लैंडलॉर्ड और रैयत एग्रीज होते हैं टू कटिंग डाउन द ट्रीज एंड बैम्बूज, एंड आइदर ऑफ देम कंसिडर सच कटिंग नेसेसरी, वन ऑफ अदर में अप्लाई फॉर द परमिशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। तो किसी एक को भी अगर लगता है कि अभी काटना नहीं है और दूसरे को लगता है कि नहीं काट देना चाहिए, तो वो फिर परमिशन किससे लेंगे? डिप्टी कमिश्नर से लेंगे। After making summary inquiry and hearing the parties, if any may subject to such condition, he thinks fit either grant the permission or refuse। यानी कि अगर डिप्टी कमिश्नर को लगेगा कि नहीं कटना चाहिए तो ग्रांट करेंगे परमिशन को, नहीं तो वो रिफ्यूज कर सकते हैं। एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल, और जो भी डिप्टी कमिश्नर लेंगे डिसीजन वो फाइनल हो जाएगा। तो अगर कोई भी क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई भी विरोधाभास होता है तो किस पे अप्लाई करेंगे? डिप्टी कमिश्नर पे, और डिप्टी कमिश्नर जो भी निर्णय देंगे वही फाइनल होगा। कौन सा सेक्शन में कहता है? तो सेक्शन 21A का पार्ट बी में। नौ we will deal with the section 22 now। प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फ्रॉम इविक्शन एक्सेप्ट ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स। तो क्या है यहाँ पे? प्रोटेक्शन है किसको? ऑक्यूपेंसी रैयत को वहाँ से निकालने के लिए। इविक्शन वहाँ पे नहीं करवा सकते, इसके लिए प्रोटेक्शन है उसको। एक्सेप्ट ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड, क्या क्या स्पेसिफिक ग्राउंड है जिसके कारण उस ऑक्यूपेंसी रैयत को वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं? So an occupancy rayyat shall be not ejected by his landlord for his holding except in execution of decree or injectment passed on the ground। तो क्या कहता है कि रैयत शैल नॉट बी इजेक्टेड, रैयत को हम लोग निकाल नहीं सकते, यानी कौन नहीं निकाल सकता? लैंडलॉर्ड, फ्रॉम हिज होल्डिंग। कब नहीं निकाल सकते? एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन और डिक्री फॉर इजेक्टमेंट। तो यानी कि कोर्ट से अगर डिक्री मिल जाए उसके इजेक्टमेंट के लिए, पास्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। क्या क्या ग्राउंड है? दैट ही हैज़ यूज द लैंड comprised in his holding in a manner which is not authorized by section 21 और 21A। तो पहले जो 3 सेक्शन A B C और डिस्कस किए थे वहाँ पे क्या था? 20 का A B C और 21 21A। तो अगर सेक्शन 21 और 21A के द्वारा कॉम्प्रोमाइज्ड होल्डिंग उस तरह से यूज़ नहीं कर रहा है तो लैंडलॉर्ड उसको हटा सकता है। दैट ही हैज़ ब्रोकन अ कंडीशन कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑन ब्रीच ऑफ विच ही इज अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज लैंडलॉर्ड लिएबल टू बी इजेक्टेड। तो कहता है क्या है कि अगर कोई कंडीशन को वो तोड़ा हो, कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो भी यहाँ पे प्रोविजन प्रावधान है उसको तोड़ा, और ऑन ब्रीच ऑफ हिज ऑफ विच ही इज अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उसमें साइन किया हो और उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा हो बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज लैंडलॉर्ड लिएबल टू बी इजेक्टेड। तो यानी कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा तोड़ता है लैंडलॉर्ड के बीच में और रैयत के बीच में, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो ये क्या कर सकता है? लैंडलॉर्ड इसको इजेक्ट करवा सकता है। नाउ वी विल डील विद द सेक्शन 23 डिवॉल्यूशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट ऑन डेथ। So if a rayyat dies in state in respect of right of occupancy, it shall be subjected to local custom of the contrary descent in the same manner as other immovable property। तो कहता है if the rayyat dies, रैयत क्या हो जाता है? मर जाता है। in state in respect of right of occupancy, तो उसका कोई भी मतलब कहते हैं कि in state मतलब क्या हो गया कि कोई वसीयत नहीं बना या कोई भी right of occupancy वो शो नहीं किया हो। it shall subject to any local custom or contrary, लेकिन local custom और contrary क्या है? सब्जेक्ट उसको शो कर रहा है। डिसेंड इन द सेम मैनर एज अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे क्या होगा? डिसेंडेड, तो डिवोल्यूशन हो जाएगा इसका अगर डेथ हो जाता है तो, क्योंकि ये क्या था? कोई भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का मतलब इन स्टेट नहीं दिखा रहा था। सो प्रोवाइडेड दैट इन एनी केस विच अंडर द लॉ इन ऑफ इनहेरिटेंस टू विच द रैयत इज सब्जेक्ट हिज अदर प्रॉपर्टी गोज टू द गवर्नमेंट, हिज राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। तो उसके डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी किसके पास चला जाता है? गवर्नमेंट के पास में। कब हो जाएगा? जब वो इन स्टेट होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो ये जो ऑक्यूपेंसी राइट है उसका एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। सो डिवोल्यूशन हो जाता है, सेक्शन 23 कहता है। नाउ कैसे होगा? सेक्शन 23A में बता रहा है। So 23A रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर्स ऑफ ऑक्यूपेंसी होल्डिंग। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ट्रांसफर, कोई भी ट्रांसफर होगा ऑक्यूपेंसी होल्डिंग का तो वो 23A में बता रहा है। सो कहता है व्हेन एन ऑक्यूपेंसी होल्डिंग और एनी पोर्शन देयरऑफ इज ट्रांसफर्ड बाय सेल,
गिफ्ट, विल और एक्सचेंज इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो कोई भी ऑक्यूपेंसी होल्डिंग है वो क्या करेगा, कुछ पोर्शन को ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा, या तो सेल से, या तो गिफ्ट से, या तो एक्सचेंज से, या फिर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द ट्रांसफरी और हिज सक्सेसर इन टाइटल मे कॉज द ट्रांसफर टू बी रजिस्टर्ड। तो जो भी उसका सक्सेसर या ट्रांसफरी है, उसको क्या करना पड़ेगा, उस लैंड को रजिस्टर करवाना पड़ेगा इन द ऑफिस ऑफ द लैंडलॉर्ड। किसके पास में, इन द ऑफिस ऑफ द लैंडलॉर्ड टू हुम द रेंट ऑफ द होल्डिंग और पोर्शन देयर ऑफ, होल्डिंग और पोर्शन देयर ऑफ इन द केस में भी इज पेएबल। तो जहाँ पे भी वो होल्डिंग दे रहा है या पोर्शन वहाँ रेंट दे रहा है, उस पर पेएबल है, वहाँ पे जाके उसको रजिस्टर्ड करवाना होगा। So, in case of transfer by sale or gift, to levy any registration fee, in the case the transfer of sale gift, the landlord shall be entitled to levy registration fee on the following amount, namely। तो अगर कोई सेल गिफ्ट से बेचा हुआ है तो लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, लिवाई कर सकता है एक रजिस्ट्रेशन फी ऑफ द फॉलोइंग, नेमली क्या क्या चीज़ है उससे। सो वेन पहला कहता है, वेन अ रेंट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल्डिंग और पोर्शन अ फी ऑफ 5% परसेंटम और द एनुअल रेंट देयर ऑफ। तो जितना भी होगा उसका कितना परसेंट वो फिक्स कर सकता है, 5%। कौन, लैंडलॉर्ड। प्रोवाइडेड दैट सच फी शैल नॉट बी लेस देन ₹2.50 और मोर देन ₹250। तो ₹2.50 से लेकर कितना हो जाएगा, ₹250 तक ये 5% होगा। तो ये कौन फिक्स करेगा, लैंडलॉर्ड। So when rent is not payable in respect of the holding or portion, a fee of ₹2.50। और कहता है रेंट इज नॉट पेबल, अगर रेंट नहीं पेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल्डिंग और पोर्शन, ऑफ फी ऑफ ₹2.50, तो मात्र ₹2.50 ही लगेगा। ठीक है, ₹2.50। नाउ third, subsection third says that a registering officer shall not register any instrument purporting or operating to transfer an occupancy holding or portion of occupancy holding by sale or gift unless there is a paid to him in addition to any fee payable under the act for the time being in force for the registration of the documents। तो यहाँ पे कहता है कि कोई भी रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा सेल नॉट रजिस्टर, वो रजिस्टर नहीं करेगा एनी इंस्ट्रूमेंट परपोर्टिंग और ऑपरेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ ऑक्यूपेंसी होल्डिंग और पोर्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी होल्डिंग। तो जो भी ऑपरेटिंग ट्रांसफर होगा ऑक्यूपेंसी होल्डिंग का या कुछ पोर्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी होल्डिंग जो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कौन, रैयत, बाय सेल और गिफ्ट अगर उसको मिला हुआ है, अनलेस देयर इज अ पेड टू हिम एडिशन टू एनी फी पेबल। अनलेस क्या बोलता है, अनलेस देयर इज अ पेड टू हिम एडिशन टू एनी फी पेबल अंडर दिस एक्ट। अगर कोई भी फी अगर उसको पे किया होगा इस एक्ट के अंतर्गत फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो अगर कोई टाइम बिंग इन फोर्स कोई रजिस्ट्रेशन का फ़ी होगा या कुछ मतलब एडिशनल पे किया होगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, अ प्रोसेस फी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी पेबल अंडर सबसेक्शन 2। तो एक प्रोसेस फी लगेगा, क्या लगेगा, एक प्रोसेस फी लगेगा अंडर सबसेक्शन 2 टुगेदर विद द costs necessary for the transmission of registration fee of the landlord to the landlord। तो वहाँ पे कहता है कि अगर रजिस्टर अगर किया हुआ सेल गिफ्ट के थ्रू ही है तो उसको तो क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कहाँ पे करवाएगा रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रिंग ऑफिस में करवाएगा। और उसके अलावे उसको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, जो भी उसका सेल गिफ्ट जो है उसको मिला हुआ उसके जो भी टाइम इन फोर्स जो रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता है उसको देकर वो लैंड को रजिस्टर करवा सकता है। So provide that a gift to the husband or wife of the donor or to a son adopted under the Hindu law or to the relation to consanguinity with the 3 degrees of such donor shall not require any registration fee to be paid to the landlord as provided in the subsection 2। तो अगर वाइफ हस्बैंड के बीच में ट्रांसफ़र है, किसके किसके बीच में, वाइफ और हस्बैंड के बीच में, डोनर और सन के बीच में, अडॉप्टेड इन द हिंदू लॉ। तो अगर डोनर और टू अ सन के बीच में है तो वहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, कहाँ पे मेंशन है, सबसेक्शन 2। 9 अब सब सेक्शन 4 में कहता है व्हेन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी सच इंस्ट्रूमेंट इज कंप्लीट। क्या होगा, उसका रजिस्ट्रेशन उस इंस्ट्रूमेंट का कंप्लीट हो जाएगा, जो पैसा पे करना था, जो और भी प्रावधान थे ऊपर जो मैंने बात किया। देन द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल सेंड टू द डिप्टी कमिश्नर। तो वो पूरा जो किया हुआ है प्रोसेस उसको कहाँ भेज देगा, वो रजिस्टरिंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर के पास में फॉर द रजिस्ट्रेशन fee and the cost necessary for the transmission of the same to the landlord and notice to the transfer and registration of the prescribed form, the deputy commissioner shall cause to be transmitted to the notice to be served the landlord named in the notice
इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो डिप्टी कमिश्नर फिर क्या करेगा, लैंडलॉर्ड को नोटिस करेगा, ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में करेगा, और सेल कॉस्ट द फी टू बी ट्रांसमिटेड, और जो भी फी है उसको ट्रांसमिटेड टू द नोटिस टू बी सर्व टू द लैंडलॉर्ड। तो जो पैसा दिया गया था उसके लिए वो क्या करेगा, नोटिस सर्व करेगा, किसको, लैंडलॉर्ड को, नेम्ड इन द नोटिस एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो उसको बताएगा कि आपका पैसा आपको मिल चुका है, अब ये ट्रांसफर के लिए आया हुआ। कौन बताएगा ये, सबसे पहले रजिस्टरिंग ऑफिसर। किसको बताएंगे, डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर क्या करेंगे, नोटिस जारी करेंगे लैंडलॉर्ड के नाम से, जो प्रिस्क्राइब मैनर होता है उसमें। Now, if any landlord refuses to allow the registration of any such transferee as in mentioned subsection 1, अब मान लीजिए कि कोई लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ कर जाता है, इतना प्रोसेस होने के बाद में रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो रिफ्यूज़ कर जाता है, जो कि मेंशन्ड है सबसेक्शन 1 में। द ट्रांसफरी और हिज सक्सेसर इन टाइटल में मेक एन एप्लीकेशन टू द डिप्टी कमिश्नर। तो जो ट्रांसफ़र करवा रहा है लैंड को, यानी ट्रांसफरी और उसके सक्सेसर, उसका जो सक्सेसर होगा वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन बना के दे सकता है, किसको, डिप्टी कमिश्नर को। एंड द डिप्टी कमिश्नर शैल देयर अपॉन आफ्टर काउजिंग नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन द लैंडलॉर्ड। तो डिप्टी कमिश्नर क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे, किसको, लैंडलॉर्ड को। मेक सच इंक्वायरी एज ई कंसिडर्ड नेसेसरी। तो जो भी उनको अच्छा लगेगा वो इंक्वायरी वो करेंगे। एंड शैल इफ इज सेटिस्फाइड दैट द ट्रांसफर इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर उनको लगेगा, वो सेटिस्फाइड होगा कि ये कॉन्ट्रेरी नहीं है, मतलब जो नियम संगत है वो नियम संगत नहीं है ट्रांसफर, देन पास एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग दैट द ट्रांसफर शैल बी डीम टू बी रजिस्टर्ड। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ट्रांसफर नॉट कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, पास एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग टू द ट्रांसफर शैल बी डीम टू बी रजिस्टर्ड। तो अगर इसके प्रावधानों के अंतर्गत आएगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर जो है रजिस्टर्ड हो जाएगा। एंड में ऑल्सो पास सच ऑर्डर एज ए थिंग फिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनी सच इंक्वायरी। और उनको जैसा अच्छा लगेगा वैसे उस तरीके के ऑर्डर को पास करेंगे और मानने को बाध्य होना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को भी और रैयत को भी। नाउ Section 24 says that obligation of occupancy rayat to pay rent. Obligation of occupancy rayat to pay rent. So an occupancy rayat shall pay rent for his holding at a fair and equitable rate. तो उसको रेंट पे करना और फेयर और इक्विटेबल रेट में क्या है, रेंट उसको पे करना है। ना 24 है डिवीजन ऑफ होल्डिंग बाय पोर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट देयर ऑफ। तो क्या हो जाएगा, होल्डिंग ऑफ पोर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट कैसे होगा। सो व्हेन एन ऑक्यूपेंसी होल्डिंग हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ पार्टीशन बाय एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट अदरवाइज, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ कोर्ट का पार्टीशन का ऑर्डर होगा। सो द डिवीजन ऑफ द सेड होल्डिंग मेड इन अकॉर्डिंग विद सच पार्टीशन शैल बी बाइंडिंग ऑन द लैंडलॉर्ड। तो डिवीजन ऑफ द सेड होल्डिंग मेड इन अकॉर्डिंग विद सच पार्टीशन, तो अगर कोई पार्टीशन हो रहा है और डिवीजन ऑफ लैंड जो है होल्डिंग है उसमें पार्टीशन शैल बी बाइंडिंग ऑन द लैंडलॉर्ड, तो जो भी है वो लैंडलॉर्ड को मतलब क्या है, बाइंड करेगा, उस पर लागू होगा। सो इफ नोटिस इन राइटिंग और द पोर्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंट हैज बीन सर्व्ड ऑन द लैंडलॉर्ड in the prescribed form and the prescribed manner, such distribution of the rent shall be binding on the landlord. तो अगर कोई नोटिस राइटिंग में है पार्टीशन का या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट है सर्व्ड ऑन द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को दिया गया है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट शैल बी बाइंडिंग। तो किस में बाइंड करेगा, लैंडलॉर्ड को, ठीक है, बाध्य करेगा। नाउ प्रोवाइडेड दैट द लैंडलॉर्ड में इफ यू ऑब्जेक्ट सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और अदरवाइज इफ द पार्टीज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंट ऑफ द होल्डिंग। अब क्या कर देगा, लैंडलॉर्ड उसको ऑब्जेक्ट करेगा कि नहीं, जो बाइंडिंग है ये जितना भी प्रावधान है जो लैंडलॉर्ड का लैंडलॉर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट उसको मिला हुआ है, तो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होगा और ऑब्जेक्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर ऑफ कोर्ट को इफ द पार्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट ऑफ द होल्डिंग, तो ऑब्जेक्ट भी कर सकता है। नाउ when an occupancy holding has been the subject of partition by an order of a court, otherwise if the parties to the partition are unable to distribute the rent of the holding by agreement, any of them may apply to the deputy commissioner to distribute the rent of the holding. तो जैसे पहले बताए थे कि 45 और 55% वाला था, तो यहाँ कहता है ऑक्यूपेंसी होल्डिंग हैज़ बिन सब्जेक्ट टू द पार्टीशन बाय एन ऑर्डर कोर्ट और अदरवाइज, जो भी कोर्ट का ऑर्डर है, जो भी निर्देश है पार्टीशन का, इफ़ द पार्टीज टू द पार्टीशन आर अनेबल टू डिस्ट्रीब्यूट द रेंट, वो क्या हो जाएगा, खुद से वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा रेंट को, ऑफ द होल्डिंग बाय एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट है उसके द्वारा, एनी ऑफ देम में अप्लाई, दोनों में से लैंडलॉर्ड या रैयत दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है, किस पे के पास में, डिप्टी कमिश्नर टू डिस्ट्रीब्यूट द रेंट ऑफ द होल्डिंग। तो जो भी फिर निर्णय डिप्टी कमिश्नर देंगे वही फिर लागू होगा।
तो 3 का सबसेक्शन ए कहता है ऑन रिसिप्ट ऑन एप्लीकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 और अंडर सबसेक्शन 2 द डिप्टी कमिश्नर शैल सर्व ऑन द पार्टीज इंटरेस्टेड अदर देन द एप्लीकेंट अ नोटिस ऑफ द डेट ऑफ विच इंटेंड्स टू हियर द एप्लीकेशन। तो वो क्या कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं जो डेट जो है मेंशन किया हुआ है दोनों पार्टीज में से एप्लीकेंट्स को भी, और क्या कर सकते हैं, इंटेंट टू हियर द एप्लीकेशन, वो सुनेंगे फिर उस एप्लीकेशन को उस पर्टिकुलर डेट में। सो एक्सप्लेनेशन इसका है क्या है, सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द लैंडलॉर्ड शैल बी डीम्ड टू बी द पार्टी इंटरेस्टेड ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2। तो यहाँ सबसेक्शन 2 में पार्टी इंटरेस्टेड कौन होगा, तो यहाँ पे होंगे लैंडलॉर्ड। कौन होंगे, लैंडलॉर्ड। सो कहता है आफ्टर सर्विंग द नोटिस रिक्वायर्ड बाय क्लॉज ए द हियरिंग द पार्टीज एंड होल्डिंग सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स फिट। कौन है, मतलब डिप्टी कमिश्नर जो पार्टीज है हियर करेंगे उसको, होल्डिंग के बारे में जो भी इंक्वायरी होगा और जो भी निर्णय होगा होल्डिंग सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स फिट द डिप्टी कमिश्नर शैल डिस्ट्रीब्यूट द रेंट ऑफ द होल्डिंग इन सच अ मैनर इज कंसिडर फेयर एंड इक्विटेबल इन द डिसीजन शैल बी फाइनल। तो जो भी होल्डिंग का जो भी रेंट होगा वो इक्विटेबल मैनर में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कंसिडर फेयर एंड इक्विटेबल, और जो भी डिसीजन होगा डिप्टी कमिश्नर का वो फाइनल होगा। So the order of the Deputy Commissioner under subsection 3 shall take effect on application under the provision of the clause B of subsection 1 from the date of the partition and on an application under subsection 2 from the such date of a Deputy Commissioner may specify in his order। तो कहता है कि subsection 3 में जो भी shall take effect on application under the provision of clause B of subsection A, तो जो भी उनका निर्णय आया था किसके सेक्शन के अंतर्गत में, तो क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन ए फ्रॉम द डेट ऑफ द पार्टीशन, जो भी डेट है पार्टीशन का उस दिन से, ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2, यहाँ से सबसेक्शन 2 के जो एप्लीकेशन आए हुए थे डिप्टी कमिश्नर को वहाँ से, फ्रॉम द सच डेट द डिप्टी कमिश्नर में स्पेसिफाई इन हिज ऑर्डर, तो उसी दिन से लागू होगा जो उस ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है जिस दिन से ऑर्डर आया है। ठीक है। Now, the Deputy Commissioner shall have the power to award cost or any party in proceeding under this section, and any sum ordered to be paid or cost shall be recoverable from the party by whom it is payable as a public demand payable as a Deputy Commissioner। तो यहाँ पे Deputy Commissioner shall have the power to award cost, तो उनके पास अवार्ड करने का कॉस्ट टू एनी पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एंड एनी सम ऑर्डर टू बी पेड एज कॉस्ट शैल बी रिकवरेबल। तो वो कॉस्ट जो भी है पे किया हुआ है वो रिकवरेबल है फ्रॉम द पार्टी, जो पार्टी है उससे, टू हुम इट इज़ पेबल, जिसको वो पे किया था। तो जो भी पार्टी लैंडलॉर्ड और रैयत के बीच में आपस में जिसमें भी है, अगर पार्टी पे कर चुका है तो उसको रिकवरेबल मतलब उसको वापस दिया जा सकता है एज अ पब्लिक डिमांडेड पेबल बाय द डिप्टी टू द डिप्टी कमिश्नर। तो क्या कहता है, पेबल एज अ पब्लिक डिमांड पेबल, तो पब्लिक डिमांड जो भी होगा पेबल होगा किसको, डिप्टी कमिश्नर को। सो द डिप्टी कमिश्नर शैल पे सम रिकवरेबल एज कॉस्ट बाय हिम अंडर सबसेक्शन 5 टू द पार्टी होम सच कॉस्ट आर पेबल। तो डिप्टी कमिश्नर को पैसा जमा हो जाएगा और फिर लगेगा कि जिसको कम मिला है उसको फिर वो पैसा दे दिया जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा सेक्शन 21 राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ लैंड, फिर सेक्शन 21A राइट ऑफ द ऑक्यूपेंसी रैयत इन ट्रीज, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सेक्शन 22 प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फ्रॉम द इविक्शन एक्सेप्ट ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स, सेक्शन 23 डिवोल्यूशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट ऑन डेथ, सेक्शन 23A रजिस्ट्रेशन ऑन सर्टेन ट्रांसफर ऑफ ऑक्यूपेंसी होल्डिंग्स, सेक्शन 24 ऑब्लिगेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत टू पे रेंट, सेक्शन 24A डिवीजन ऑफ होल्डिंग ऑफ बाय पार्टीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट देयर ऑफ। तो आज हम लोगों ने सेक्शन 21 से लेकर 24A तक देखा। ऑन द अनदर फॉलोइंग क्लासेस वी सी द इन्हांसमेंट ऑफ रेंट, रेंट किस तरह से बढ़ता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टैंड माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।